पाकिस्तान G20 का हिस्सा क्यों नहीं है। यह सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाद सहाफ़ियों के सवालात का जवाब दे रहे थे और जवाब देते हुए यह कहा कि अगर 2017 की इकोनॉमिक पॉलिसीज का तसलसल रहता तो आज पाकिस्तान भी G20 कंट्रीज का हिस्सा होता। 2017 का तसलसल रहता ना तो ये G20 पाकिस्तान में होता है। यह ख्याली पुलाव पकाने के मुतरादिफ होगा कि हम ये कहें कि पाकिस्तान भी G20 कंट्रीज के अंदर आ सकता है। 2018 के अंदर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के छोटे भाई और वो भी साबिक वज़ीर आज़म हो गए शहबाज शरीफ साहब ने बड़े ही जले हुए दिल के साथ, बड़ी कुड़न के साथ ये कहा था कि मुझे बहुत मेरे दिल पर नश्तर चलते हैं जब मैं भारत को और नरेंद्र मोदी को G20 के अंदर देखता हूं। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। खड़े हो, आज हिंदुस्तान अगर G20 में जाता है तो मेरे दिल को तीर लगते हैं। इंडोनेशिया के पास थी और नए साल यानी 2024 में ये प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास होगी और ब्राजील के बाद 2025 में ये प्रेसिडेंसी साउथ अफ्रीका के पास होगी कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान क्यों नहीं पहुंचे। अब पाकिस्तानी अपने तौर पर ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि मोहम्मद बिन सलमान जब दिल्ली जाएंगे तो रास्ते में पाकिस्तान में पड़ाव करेंगे और 6 से 8 घंटे का यहाँ वक्त गुजारेंगे। अब ऐसे ही मोहम्मद बिन सलमान कब पहुंचेंगे, क्या खाएंगे, कैसे होगा, ये सब चीजें तो मालिक से नहीं पूछी थी ना, ये तो उसकी सवाबदीद थी। उसने स्टे करना मुनासिब नहीं समझा तो आप क्या कर सकते हैं, और वो चले गए वापस सऊदी अरेबिया। अब आप एक और बयानिया बना रहे हैं और वो बयानिया ये है कि अगले महीने मालिक फिर आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अब ये खबर कंफर्म हो गई है कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी क्राउन प्रिंस दिल्ली से डायरेक्ट सऊदी अरेबिया वापस चले गए और पाकिस्तान नहीं पहुंचे। पाकिस्तानी अपना गम गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बार बार ये सवाल हो रहा है कि भाई उसने आना था, वो नहीं आया, क्या वजह है। अनवारुल हक काकड़ साहब ये बताते हैं कि भाई वो अब आते तो मुख्तसर मुद्दत के लिए आते, 4 से 6 घंटे का क्या फ़ायदा, वो आएंगे और ज़्यादा देर के लिए आएंगे। अगर उनका बस चले तो शायद वो ये भी कह दें कि वो पाकिस्तान आएंगे और फिर पाकिस्तान से जाएंगे ही नहीं। यानी सऊदी क्राउन प्रिंस की आमद को लेके इससे पहले क्या रूमर्स फैलाई जा रही थी, क्या कयास आराइयाँ की जा रही थी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा एग्जैजरेशन हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि वो आएंगे और पाकिस्तान से ना होके जाएंगे, हो ही नहीं सकता। भाई वो पाकिस्तान क्यों नहीं आए, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान क्यों नहीं पहुँचे, आज के इस व्लॉग में इस पर भी बात करेंगे और फिर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान G20 का हिस्सा क्यों नहीं है। यह सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाद सहाफ़ियों के सवालात का जवाब दे रहे थे और जवाब देते हुए यह कहा कि अगर 2017 की इकोनॉमिक पॉलिसीज का तसलसल रहता तो आज पाकिस्तान भी G20 कंट्रीज का हिस्सा होता। ये किस हद तक सच बात है, इसमें किस हद तक सदाकत है, इसका आज पोस्टमार्टम करने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि सऊदी क्राउन प्रिंस G20 समिट में शिरकत के लिए दिल्ली पहुंचे थे। अब G20 समिट भारत में क्यों हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, लेकिन यह भी जान लेना जरूरी है कि भारत के पास अगर G20 समिट कराने की मेज़बानी पहुंची है तो इसमें भारत का कोई कमाल नहीं है, बल्कि भारत एज ए रोटेटिंग चेयर यानी इस साल की प्रेसिडेंसी G20 कंट्रीज़ की भारत के पास है। यानी G20 के प्लेटफॉर्म से जो भी कॉन्फ्रेंस होगी, वो वर्चुअल समिट हो, वो फिजिकल कॉन्फ्रेंसेस हों, उस सब की मेज़बानी भारत कर रहा होगा और ये कोई नई बात नहीं है। पिछले साल G20 की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी और नए साल यानी 2024 में ये प्रेसिडेंसी ब्राज़ील के पास होगी और ब्राज़ील के बाद 2025 में ये प्रेसिडेंसी साउथ अफ्रीका के पास होगी और इसी तरह से ये रोटेट होता रहता है और अगले साल यानी 2026 में रोटेट होते हुए फिर ये प्रेसिडेंसी अमेरिका के पास आ जाएगी, क्योंकि इब्तिदा अमेरिका से हुई थी। G20 का ये जो प्लेटफॉर्म है असल में ये ग्लोबल डेट क्राइसिस के चैलेंज से निपटने के लिए बनाया गया था। 90s यानी लेट 90s के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो डेट क्राइसिस चल रहा था और दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें इस वर्ज के ऊपर थी कि उनकी इकोनॉमी डिफॉल्ट कर जाए, तो ऐसे में G20 यानी दुनिया की बड़ी मईशतों का एक इकट्ठ बनाया गया। सबसे पहले ये इकट्ठ सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर्स की सतह का था, यानी इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स को इंक्लूड किया गया था और ये मामला भी G7 कंट्रीज की तरफ से इनिशिएटिव लेने के बाद हुआ था। यानी G20 तो बाद में हुआ, इससे पहले G7 था और जिस वक्त G7 बना था तो वो 1973 का मामला था और 1973 के अंदर एक ऑयल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था यूरोपियन कंट्रीज को भी और ख़ासतौर पे अमेरिका को, जिसकी वजह ये थी कि सऊदी अरेबिया ने यानी गल्फ कंट्रीज़ ने यूरोप को या अमेरिका को तेल देने से इनकार कर दिया था और अमेरिका और यूरोप के अंदर जो बड़े बड़े ऑयल डिपोज हैं, बड़े बड़े ऑयल स्टेशंस हैं, उन्होंने बोर्ड आवेजा कर दिए थे कि दे आर ड्राइड नाउ, उनके पास पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल के इस क्राइसिस से निपटने के लिए G7 बनाया गया था।
उन्हीं 7 कंट्रीज ने जब लेट 90s के अंदर दुनिया भर के अंदर डेट क्राइसिस को फेस किया तो सोचा कि चलिए इसको एक्सपैंड करते हैं और G20 बनाते हैं, यानी दुनिया की बड़ी 20 मईशतें, तमाम कॉन्टिनेंट से बड़े बड़े जो ममालिक हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, उनको लेते हैं और उनका एक जो मिनिस्टेरियल लेवल का एक फोरम है वो क्रिएट करते हैं ताकि उनमें कंसल्टेशन हो सके। लेकिन 2008 में जिस वक्त अमेरिका के अंदर भी एक क्रंच आया तो उस वक्त अमेरिका के अंदर जो है वो ये फैसला हुआ कि अब ये मिनिस्टेरियल लेवल तक इस प्लेटफॉर्म को नहीं रखना चाहिए बल्कि इसको स्टेट लीडर्स की सतह पे रखना चाहिए। और जो पहली समिट थी G20 की जिसमें स्टेट लीडर्स शिरकत कर रहे थे वो अमेरिका के अंदर हुई और उसके बाद इन्हीं 20 कंट्रीज के अंदर इसको रोटेट होता रहा। प्रैक्टिकली तो ये 19 कंट्रीज हैं, जो 20th है वो यूरोपीय यूनियन है, यानी यूरोपीय यूनियन को मुकम्मल यूरोप की नुमाइंदगी के लिए यूरोपीय यूनियन को भी इसमें इंक्लूड किया गया और एक राउंड फिगर बनता है G20। जब से G20 कायम हुई है 1999 के अंदर, तब से इसके अंदर कोई एडिशन या डिलीशन नहीं हुई है, यानी कोई कंट्री इसमें ऐड नहीं हुआ। अब साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि अगर 2017 की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का तसलसल रहता तो पाकिस्तान भी G20 कंट्रीज़ के अंदर ऐड हो जाता, तो ये जान लेना ज़रूरी है कि 2017 में पाकिस्तानी इकोनॉमी कहाँ खड़ी थी। पाकिस्तान का GDP उस वक्त 4.7% था, जो नेशनल डेट था वो तकरीबन $91 बिलियन था और उस वक्त पाकिस्तान जो है जिस पेस के साथ चल रहा था इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो साल 2017 का इकोनॉमिकली पहले से बेहतर समझा जा रहा था। और उस वक्त जो हमारी ग्लोबल रैंकिंग थी दुनिया के अंदर GDP के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, दैट वाज 40th। और अगर हम बहुत ज़्यादा इंप्रूव भी कर लेते उस तसलसल को देख के तो हम 30th या 37th लेवल के ऊपर आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमारी जो GDP है वो माइनस में गई, कोविड भी आ गया और उसके बाद हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो बेहतर नहीं रह सकी और आज हम डिफ़ॉल्ट की बातें भी करते हैं। और इस वक्त जो हमारी ग्लोबल रैंकिंग है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो 41st है, यानी दुनिया की 20 बड़ी मईशतों के तो हम आसपास भी नहीं फटक रहे हैं, यानी कहीं करीब दिखाई नहीं देते। तो ये तो खाम ख्याली होगी या ख्याली पुलाव पकाने के मुतरादिफ होगा कि हम ये कहें कि पाकिस्तान भी G20 कंट्रीज़ के अंदर आ सकता है। 2018 के अंदर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के छोटे भाई और वो भी साबिक वज़ीर आज़म हो गए शहबाज शरीफ साहब ने बड़े ही जले हुए दिल के साथ, बड़ी कुड़न के साथ ये कहा था कि मुझे बहुत मेरे दिल पर नश्तर चलते हैं जब मैं भारत को और नरेंद्र मोदी को G20 के अंदर देखता हूँ। वो क्या कह रहे थे जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। खड़े हूँ आज हिंदुस्तान अगर G20 में जाता है तो क्या मेरे दिल को तीर लगते हैं कि उसमें कौन सी वो जनाब कीमिया नुस्खा है हिंदुस्तान में कि मोदी जाके खड़ा होता है और हम खड़े तमाशा देख रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को आपने सुना, ये कुड़न हमेशा से रही है और जब भी कोई लीडर आता है तो उस वक्त वो अपनी माजी की हुकूमतों को रगड़ता है, रगड़ा इस पर वजह से लगाता है कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी। और इसी को देखकर मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई चार्टर ऑफ इकॉनमी हो जाए, ये हो ही नहीं सकता है। अगर चार्टर ऑफ इकॉनमी हो जाएगा तो सियासी पार्टीज़ के पास और सियासतदानों के पास बेचने के लिए कोई मंजन नहीं रहेगा, एक दूसरे पर तनकीद के लिए कोई मौजू नहीं रहेगा। इसलिए चार्टर ऑफ इकॉनमी जैसी बातें भी पाकिस्तान के अंदर खाम ख्याली या ख्याली पुलाव पकाने के मुतरादिफ है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान G20 कंट्रीज़ के अंदर क्यों नहीं है। और G20 कंट्रीज़ के अंदर वही ममालिक हैं जिनकी मईशतें बहुत बड़ी बड़ी हैं। और मैं अगर आपको ये बताऊं कि प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, अगर कोई मुल्क ये चाहता है कि वो G20 के अंदर शामिल हो जाए तो उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। नंबर 1 तो ये है कि कोई भी मुल्क अभी तक ऐड नहीं हुआ जब से G20 बना है। अगर कोई ऐड होना चाहता है तो वही मुल्क हो सकता है कि जो अगर डिफ़ॉल्ट करे या जो मुल्क की इकॉनमी बैठे और उसकी इकॉनमी बैठने से पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है उसके ऊपर इम्पैक्ट आए, तो फिर G20 ममालिक ये समझेंगे कि भाई इस मुल्क का इस इकट्ठ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसकी इकॉनमी बैठती है तो हमारी इकॉनमी भी बैठ जाती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आप पाकिस्तान की इकॉनमी इस लेवल की है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के वर्ज पे हो और अमेरिका ये कहे कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा अमेरिका की इकॉनमी को चलाना, या सऊदी अरेबिया ये कहे कि हमारी इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, या चाइना ये कहे कि पाकिस्तान की इकॉनमी बैठने से चाइना को या रशिया को या जापान को फ़र्क पड़ रहा है या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड को फ़र्क पड़ रहा है, तो फिर तो ये समझा जाएगा कि पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका G20 यानी दुनिया की बड़ी मईशतों के इकट्ठ में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने देखा कि रिसेंटली पाकिस्तान की इकॉनमी किन क्राइसिस से गुजर रही है और पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट की बातें होती रही। ऑल्दो हम टेक्निकल डिफ़ॉल्ट भी कर गए, सॉवरेन डेट डिफ़ॉल्ट था या नहीं था, इसके बावजूद किसी ने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान को शामिल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी दुनिया की इकॉनमी पे उतना इम्पैक्ट नहीं रखती या मैटर नहीं करती है। तो आई होप कि इस बात का तो तसल्ली बख्श जवाब आपको मिल गया होगा कि पाकिस्तान G20 कंट्रीज़ के अंदर क्यों नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की जवाब की तरफ, और वो है कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान क्यों नहीं पहुंचे। अब पाकिस्तानी अपने तौर पर ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि मोहम्मद बिन सलमान जब दिल्ली जाएंगे तो रास्ते में पाकिस्तान में पड़ाव करेंगे और 6 से 8 घंटे का यहाँ वक्त गुजारेंगे। वो इसलिए सोच रहे थे और हमारे यहाँ
जाहिर है बादशाह सलामत से या मालिकान से ये तो नहीं पूछा जाता कि आप कितने बजे दफ्तर पहुंचेंगे। जाहिर है मालिक से तो नहीं पूछ सकते आप, ये मालिक की मर्जी है, वो जब आ जाए और जिस वक्त आपसे हिसाब किताब ले ले। अब ऐसे ही मोहम्मद बिन सलमान कब पहुंचेंगे, क्या खाएंगे, कैसे होगा, ये सब चीज़ें तो मालिक से नहीं पूछी थी ना, ये तो उसकी सवाबदीद थी, उसकी मर्जी थी, वो पाकिस्तान पहुंचे। और हम इसलिए इज्यूम कर रहे थे, सोच रहे थे कि 2019 में भी मोहम्मद बिन सलमान जिस वक्त दिल्ली गए थे तो रास्ते में पाकिस्तान पड़ता था, पाकिस्तान पड़ाव किया था। हम इसी बेसिस के ऊपर ये सोच रहे थे, उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब जब MBS वहां जाएंगे तो रास्ते में पाकिस्तान स्टे जरूर करेंगे। लेकिन ये तो मालिक की मर्जी है, उसने स्टे करना मुनासिब नहीं समझा, तो आप क्या कर सकते हैं। और वो चले गए वापस सऊदी अरेबिया। अब आप एक और बयानिया बना रहे हैं, और वो बयानिया ये है कि अगले महीने मालिक फिर आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगले महीने फिर आएगा, ज्यादा देर के लिए आएगा, और अमाराती वफ्द भी साथ लेकर आएगा, और फिर पाकिस्तान में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट्स भी करेगा। ये पाकिस्तान को ग्रांट नहीं होगी या पाकिस्तान को कर्जा नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी। और एक सेक्टर बताया जा रहा है अभी तक, और वो रेकोडेक है, यानी जो माइनिंग सेक्टर है, ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। अब अल्लाह ताला ही गैब का इल्म जानता है कि MBS के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। लेकिन एक बात तो मानने की है कि पाकिस्तान को बचाने में, डिफ़ॉल्ट से निकालने में, मईशत को संभाला देने में MBS का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आने वाले दिनों में ये जो बात की जा रही है कि वो कोई फंड्स इस तरह की ग्रांट्स नहीं देंगे या कोई कर्जा नहीं देंगे, इस बात से मैं ज़रूर इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि MBS अब इस मोड में नहीं है और वो एक एक पाई जमा कर रहे हैं, बचा रहे हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है। वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस गल्फ की नहीं रखना चाहते। MBS सिर्फ सऊदी अरेबिया की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि गुज़श्ता रोज़ जो खिताब हमने आपके सामने रखा था उसके अंदर वो पूरे रीजन की बात कर रहे हैं, पूरे गल्फ की, यानी मशरिक़ वस्ता के अंदर इनकलाब बर्पा करने की बात कर रहे हैं। अपने दीगर जो ब्रदरली कंट्रीज़ हैं उनको भी साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। उनको ये समझा रहे हैं कि जो ऑयल पर हमारी डिपेंडेंस है, अगर ऑयल के ज़खायर ख़त्म हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? क्या फिर हम हैंड टू माउथ हो जाएंगे? क्या लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करेंगे? क्या हम भी कशकोल लेके निकलेंगे? तो उसके लिए वी नीड टू कीप पेस विद द मॉडर्न वर्ल्ड। हमें दुनिया की जिद्दतों के साथ हमआहंग होकर असरी तकाज़ों के मुताबिक चलना पड़ेगा। और MBS अगर पाकिस्तान पहुंचेगी भी तो उनको वो ये देखेंगे कि भी हमारा इसमें इंटरेस्ट क्या है, यानी म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या है, बायलेटरली हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और जाहिर है जैसे एक बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर के MOU पर दस्तखत हो गए हैं और उसका रूट भी हम देख रहे हैं कि 2 ज़ेरे समंदर रूट्स मौजूद हैं, उसमें ये बात पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा हो सकती है आने वाले दिनों में कि उन 2 रूट्स को ये कहा जाए कि पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करते हुए या रेलवे ट्रैक बिछाकर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दिल्ली को गल्फ़ के साथ जोड़ेंगे और गल्फ़ को फिर वेस्टर्न यूरोप के साथ जोड़ेंगे, तो वेस्टर्न यूरोप के साथ और गल्फ़ के साथ जोड़ने में पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकता है कि पाकिस्तान जो है अपनी लैंड दे सकता है, ज़मीनी रास्ते से इसको जोड़ सकता है, रादर देन कि आप ज़ेरे समंदर गोते लगाकर इन जगहों पर पहुँचे। तो MBS ये कर सकते हैं और उससे पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर एक वाज़े जो है वो एक फ़र्क, यू कैन क्रिएट द डिफरेंस वाली बात है, वो हो सकता है। लेकिन अगले माह अक्टूबर में भी MBS पाकिस्तान पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, इस हवाले से हुक्काम बाला भी कुछ भी सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। बयानिया तो बना सकते हैं लेकिन यकीन के साथ कुछ भी कहना जो है कबल वक्त होगा, क्योंकि G20 कंट्रीज़ की जहाँ बात हो रही है तो G20 कंट्रीज़ वो हैं जो दुनिया की जो ओवरऑल मईशतें हैं उनमें 85% कंट्रीब्यूट करते हैं, 75% ट्रेड इसी रास्ते से होती है। उसके अलावा 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड वो इन G20 कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है, यानी 60% ऑफ द पॉपुलेशन उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जाहिर है ये बड़े बड़े जाइंट्स हैं, और अगर आपको भी ग्लोबल जाइंट बनना है तो फिर इनके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ने इस बार जो नारा लगाया है वो है 1 वर्ल्ड 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर, एंड दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। आई मस्ट से कि 1 फैमिली, दुनिया 1 फैमिली से चलेगी तो चलेगी, बॉर्डरलेस होगी, फ्री ट्रेड होगी, ग्लोबलाइज्ड होंगे तो एक सा फ्यूचर होगा, क्योंकि हमारा फ्यूचर सबका इस लैंड पे रहने वालों का एक सा होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो भी सर उठा रहा है। और अगर किसी एक जगह पर ज़लज़ला आता है, किसी एक जगह पर तूफ़ान आते हैं, बड़े बड़े सैलाबी रैले आते हैं, तो उससे पूरी दुनिया जो है वो मुतासिर होती है, इफेक्ट होती है। और यही हमने यूक्रेन और रशिया वॉर के अंदर भी देख लिया है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।